हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 4 का ये सिलेबस है और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम को समझने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न को देख लिया जाए। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस से। तो ये सेमेस्टर 4 का कोरेट, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन। तो इसमें चार टॉपिक्स हैं यहाँ पर पॉइंट के रूप में, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये सारे के सारे रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन का ही। तो पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड हमें देखना है। पॉलिटिकल सिस्टम इन अर्ली मॉडर्न यूरोप में जैसे ही जो मध्यकाल का अंत हो रहा था और मॉडर्निटी की और यूरोप बढ़ रहा था, उस वक्त किस तरह से रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन हुआ 15th एंड 16th सेंचुरी में। उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, कोलैप्स ऑफ फ्यूडलिज्म, जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका किस तरह से अंत हुआ। और जो जब सामंतवादी व्यवस्था का अंत होगा तो जाहिर सी बात है जो की पूरी जो इकॉनमी सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें जो चेंजिंग था इकोनॉमिक लाइफ में उसको भी हम देखेंगे। कॉमर्स एंड नेविगेशन, हमें इस समय का व्यापार वाणिज्य भी देखना है। मोनार्कीज एंड सिटी स्टेट, इस समय बहुत सारे ऐसे राजतंत्र और नगर राज्य थे, उनके बारे में हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न स्टेट, जो शुरुआत के दौर में अर्ली मॉडर्न टाइम में जो नगरों का विकास हुआ था उनकी क्या विशेषताएं थी। और रेनेसा के टाइम पे या फिर रेनेसा को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रिंटिंग प्रेस का था, तो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है इटालियन सिटी स्टेट्स। इटली में जो नगरों का विकास हुआ था, जो नगर राज्य थे उनके बारे में हम देखेंगे। मार्चेंट्स, द चर्च एंड द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द रेनेसा, और वहाँ के मार्चेंट्स जो थे, चर्च और सोशल कंटेक्स्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ ह्यूमनिज्म, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रेनेसा का, मानवतावाद, क्योंकि रेनेसा के टाइम पे मानवतावाद को बल दिया गया था और मानव पर अधिक जोर दिया गया था। तो हमें ये ह्यूमनिज्म का जो ओरिजिन है उसे देखना है। रिडिस्कवरी ऑफ द क्लासेस, किस तरह से पुनः फिर से क्लासेस को डिस्कवरी किया गया था वो देखना है। द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म ऑन आर्ट, जो मानवतावादी स्वरूप अब देखा जा रहा था, जिस पर अधिक जोर दिया जा रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पर। पॉलिटिकल थॉट हम देखेंगे कि मैकियावेली, ये पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो मैकियावेली एंड आइडिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट, मैकियावेली का क्या थिंकिंग प्रोसेस था और पॉलिटिकल थॉट में हम इनका क्या योगदान रहा है, उस चीज़ को देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं द बैकग्राउंड टू द रिफॉर्मेशन। रेनेसा के बाद हम देखते सुधारवादी आंदोलन हुए, धर्म सुधारवादी आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन, हमें वो भी देखना है क्योंकि रेनेसा से ही ये लिंक्ड है कहीं ना कहीं। जस्ट रेनेसा के बाद रिफॉर्मेशन का ये जाता है। इंटेलेक्चुअल एंड पॉपुलर एंटी क्लियरलिज्म हमें देखना है। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन में मार्टिन लूथर का बहुत ही बड़ा योगदान है, तो मार्टिन लूथर के विषय में हमें देखना है। रिफॉर्मेशन इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट, फ्रांस, अलग अलग जो नेशन थे वहाँ पर रिफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, मतलब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे फ्रांस में कैसे रिफॉर्मेशन हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में क्या चीज़ें चल रही थी रिफॉर्मेशन के वक्त, इंग्लैंड में किस तरह से रिफॉर्म हुआ है, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन, रेडिकल रिफॉर्मेशन, द एनबैप्टिस्टिस्ट एट्सेट्रा, काउंटर रिफॉर्मेशन, ये सारे के सारे रिफॉर्मेशन हमें देखना है। ये पूरा रिफॉर्मेशन के चैप्टर में ही आता है। इंग्लिश रिफॉर्मेशन हम देखेंगे, जैसे आंग्ल रिफॉर्मेशन भी हम कहते हैं। रेडिकल रिफॉर्मेशन भी देखना है, किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक, इन सभी चीज़ों का जो रिफॉर्मेशन के काल में चल रहा था वो सारी चीज़ें देखेंगे। और रेनेसा साइंस भी हमें पढ़ना है कि उसने सेक्युलर कल्चर के उद्भव में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम ओवरऑल ये सिलेबस को हमने एक बार सरसरी निगाहों से देख लिया। अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2019 का 4th सेम का कोरेट का क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हम देख ले क्या है, जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से एक्यूरेट पूछ दिया जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आप गेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर।
हु वॉज द ईस्टर्न रोमन एम्पेयर एट द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जब कुस्तुनिया का पतन हुआ था तो उस समय जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का शासक कौन था। तो हम यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य से समझ लें, जो ईस्टर्न रोमन एम्पेयर कहा गया है, ये ईस्टर्न रोमन एम्पेयर दैट इज़ बैजेंटाइन जो साम्राज्य था उसके बारे में कहा गया है। और कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो विजय प्राप्त किया गया था वो टर्की के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो बैजेंटाइन का उस समय जो शासक था उसका नाम क्या है वो पूछा गया है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, वो है कॉन्स्टेंटाइन 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का जब पता लगाया गया था तो उसका जो पुराना नाम था या जो उसका पहला नाम था वो क्या था। तो हम देखते हैं, इसका होगा केप ऑफ स्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सी हु वॉज द ऑथर ऑफ द सैरी मैसेंजर। सैरी मैसेंजर को साइडर्स नंसियस भी कहा जाता है, जिसे गैलीलियो गैलीली ने लिखा था। When did मार्टिन लूथर पब्लिश हिज 95 थीसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्टिन लूथर जो जब उसने धर्म सुधार जब आंदोलन चलाए थे तो उसने 95 थीसिस लिखा था। वो कब लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नवंबर 1517 यानी 10 नवंबर 1517। हु अडॉप्टेड द टाइटल नेविगेटर। नेविगेटर का जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया था। तो द हेनरी नेविगेटर। द हेनरी होगा इसका आंसर। एक पुर्तगाली शासक था जो बहुत सारे उसने समुद्री यात्राओं से खोज करने के लिए अपने लोगों को अपने प्रशासन में छूट दी थी और लोगों को प्रोत्साहित किया गया था, इसीलिए उसे द हेनरी नेविगेटर के भी नाम से जाना जाता है। तो हेनरी इसका आंसर होगा। हु वर द फुगेरस। फुगेरस या फुगर्स कौन थे। तो ये जर्मन के बहुत ही संभ्रांत व्यापारी बोले या बैंकर बोले, बैंकर का ये ग्रुप था यूरोपियंस का, और ये अपर क्लास के लोग थे जिन्होंने इकॉनमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु यूज़ द टर्म रेनेसा फर्स्ट। रेनेसा का जो टर्म है उसे किसने सबसे पहले यूज़ किया था। तो हम देखते हैं, इसका आंसर होगा जूल्स माइकलेट। चूँकि दो लोगों का हमें नाम देखने को मिलता है, जूल्स माइकलेट ने सबसे पहले यूज़ किया था। इसके साथ जैकोब बर्गहार्डिट ने भी इसका यूज़ किया था। आगे हम चलते हैं। हु वाज ज्विंगली। ज्विंगली कौन थे। तो हम देख लें कि ज्विंगली कौन थे। लीडर ऑफ रिफॉर्मेशन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ज्विंगली जो था वो स्विट्ज़रलैंड का रिफॉर्मेशन का लीडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को तो पैटर्न हम देख ही रहे हैं कि पहला 1 मार्क्स का था, अब ये 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। कुछ ऑप्शंस भी है लेकिन आपको 5 ही करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्मिस आर्ट। ये जो फिल्मिस आर्ट है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। ये फिल्मिस आर्ट का जो हम उद्भव देखते हैं ये बेसिकली रेनेसा वाले काल के ही समय पे होता है, और ये कहीं ना कहीं एक बुक कंप्लीट बुक के रूप में लिखा गया था। मैन्युस्क्रिप्ट से ये थोड़ा सा अलग होता है और इसके प्रिंटिंग में मेटल का यूज़ किया गया था, तो ये इसकी एक विशेषता हम लिख सकते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द प्रिंस। इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस के जो लेखक है वो कौन है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। इसका आंसर होगा मैकियावेली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु वर कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स। चूँकि इंग्लैंड में जो रिफॉर्म आंदोलन चला था तो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे 2-3, उन्हें हम ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स कह सकते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड में रिफॉर्म का उन्होंने काम किया था। तो ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स उन तीनों में के नाम में हम देखते हैं जॉन कॉलेट है, एक थॉमस मूर भी है, और इरास्मस का भी नाम हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। डी व्हाट वाज सिविक ह्यूमनिज्म। सिविक नागरिक मानवतावाद क्या था। तो ह्यूमनिज्म तो हम पहले ही देख चुके हैं सिलेबस में है कि ये पुनर्जागरण काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो सिविक ह्यूमनिज्म क्या है। इसमें सिविक ह्यूमनिज्म में हम देखते हैं कि क्लासिकल रिपब्लिकन्स ये थे, और ये रेनेसा के समय में इनका उदय हुआ था, और ये बेसिकली इंस्पायर्ड थे एरिस्टोटल्स, पॉलीबियस और सिसरो के द्वारा, और इन्होंने बहुत सारे नागरिकों के अधिकार से रिलेटेड डिमांड्स भी किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। What was the basic opinion of जिन बॉडिन रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द प्राइस रेवोल्यूशन। चूँकि ये प्राइस रेवोल्यूशन जो हुआ था वो स्पेन में हुआ था, इसे स्पेनिश प्राइस रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये रेनेसा के पीरियड में ही हुआ था। तो इन्फ्लेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास मुद्रा ज़्यादा हो जाती है और वस्तुओं
का जो प्रपोर्शन होता है वो कम हो जाता है, तो महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो जीन बॉर्डिन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना मत दिया था कि जो अमेरिका से ट्रेजर का इन्फ्लक्स हो रहा था और जो स्पेनिश प्राइस रिवॉल्यूशन था, इन दोनों के बीच ही लिंक था कि चीज़ें मार्केट में अब कम होते जा रही थी, लेकिन जो मेटल के उस समय हमारे पास मुद्रा थे वो अधिक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनक्यूनेबुला। इनक्यूनेबुला से आप क्या समझते हैं? तो रेनेसा के टाइम पे ही ये एक बुक था जो कि इसकी विशेषता थी कि ये मेटल में लिखा गया था 1500 AD के आसपास, और इसका जो इनक्यूबुला को इनक्यूबुलम प्लूरल टर्म में भी लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है बर्थ और बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इनक्यूबुला जो बेसिकली है वो क्या है, एक प्रकार का रेनेसा के टाइम का बुक था जो कि प्रिंट किया जाता था मेटल को यूज़ करके, यह एक संग्रह था। नेक्स्ट, हु वर द पेंटर्स ऑफ द लास्ट जजमेंट एंड द बर्थ ऑफ द वेनिस। चूँकि हम जानते हैं कि रेनेसा के टाइम पे बहुत सारे पेंटिंग आर्ट एंड कल्चर का विकास हुआ था, तो जो द लास्ट जजमेंट है, ठीक है, लास्ट जजमेंट के जो पेंटर है वो माइकल एंजेलो है, और बर्थ ऑफ वेनिस के हैं कैंडर बॉटिकेली। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। हु वर डिगर्स कौन थे? डिगर्स का भी जो उद्भव या फिर हम इनका जो महत्व देखते हैं वो रेनेसा काल का ही है। बेसिकली ये एक रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप थे जिन्होंने ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे, ठीक है, रेडिकल प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे इंग्लैंड के, और ये कृषक भी हुआ करते थे, कृषि समाज से भी इनका संबंध था। तो कहीं ना कहीं ये भी सुधारक के रूप में ही इन्होंने बहुत सारे काम किए थे जो कि कृषकों से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं 3 नंबर आंसर एनी 3 क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स का आंसर इसका करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ ऑन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ यूरोप इन द 14th सेंचुरी। ब्लैक डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। ब्लैक डेथ जो था वो यूरोप में हुआ था, तो इसका जो असर था या इसका जो इम्पैक्ट था वो वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन पर कैसे पड़ा, इसके बारे में लिखना है। तो ये 14th सेंचुरी की घटना है ब्लैक डेथ के ऊपर। इस पे आप 1 से 2 पेज में आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी उसको 5 मार्क्स के आंसर को बताना, तो बस आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, डिस्कस ब्रीफली द फीचर्स ऑफ हेनरीसियन रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। हेनरी के काल में जो रिफॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में हमें लिखना है, सुधार आंदोलन वाले चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा। व्हाट रोल डिड द इटालियन सिटीज़ प्ले इन द इमर्जेंस ऑफ रेनेसा। क्योंकि हम जानते हैं जो रेनेसा की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं इटली से ही हुई थी, और इटली में जो बड़े बड़े नगर थे और वहाँ के जो संभ्रांत लोग थे, वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी, उसी के आधार पर ही कहीं वहाँ के लोग अब अधिक संपन्न हो गए थे। तो जिस वजह से वो नए नए आर्ट कल्चर या फिर शिक्षा से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी, जिसने रेनेसा को जन्म दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इटालियन सिटीज़। तो इटालियन सिटी का क्या योगदान है, आप इसके ऊपर 5 मार्क्स का इसका आंसर लिख दीजिएगा। एग्जामिन द रोल ऑफ लेवलर्स इन इंग्लिश रिफॉर्मेशन मूवमेंट। लेवलर्स कौन थे, ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जो लेवलर्स थे वो पॉलिटिकल मूवमेंट इन्होंने किया था इंग्लिश रूल के समय। इंग्लिश जो सिविल वॉर हुआ था, इंग्लैंड में जो सिविल वॉर हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे डिमांड किए थे। इस वक्त नेचुरल राइट्स का इन्होंने डिमांड किया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ का इन्होंने डिमांड किया, वोट से रिलेटेड डिमांड किया, और भी बहुत सारे इन्होंने अपने रिफॉर्मेशन के द्वारा बहुत से सुधार लाने का प्रयत्न किया, और इनके अपने अलग अलग डिमांड थे। और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पिटीशन और वोकल अपील्स भी इन्होंने किया था। तो आप इसे मैं बस यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझा दे रही हूँ, और इसको आप चैप्टर वाइज इसका आंसर तैयार कर लें। व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन इन यूरोप। जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन हम देखते हैं अर्ली मॉडर्न एज में ही बहुत सारी भौगोलिक खोजें हुई थी, जैसे समुद्र के रास्ते के द्वारा जो यूरोप के बहुत सारे देश थे, जैसे पुर्तगाल हो गए, स्पेन हो गए, फ्रांस हो गए, धीरे धीरे का और भी बहुत सारे, इंग्लैंड भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने समुद्र के द्वारा नई नई जगहों की खोज की थी अपनी कॉलोनी स्थापित करने के लिए, जैसे वो भूमध्य सागर से होकर या फिर और भी अफ्रीका वाले क्षेत्र से उत्तमासा अंतरीप होते हुए ये आते थे, और एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, लैटिन अमेरिका के देशों में इन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम देखते हैं, क्योंकि इन्होंने जब अपना एक्सपेंशन किया जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के द्वारा, तो आर्थिक इन्हें बहुत ही लाभ हुआ। तो ये वाला पोर्शन को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपको एक क्वेश्चन करना है 4 नंबर में यहाँ दिया हुआ है, आंसर एनी वन क्वेश्चन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट अ ब्रीफ एसे ऑन रेनेसा, रेनेसा का जो लिटरेचर था, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन रेनेसांस लिटरेचर, पुनर्जागरण काल में जो लिटरेचर था, बहुत सारे जो पुनर्स्थापित किए गए थे और बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे थे उसके बारे में आपको एक व्यू पॉइंट यहाँ पर रखना है। डू यू थिंक दैट कैल्विनिज्म वॉज मोर पॉलिटिकल दैन रिलीजियस? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कैल्विनवाद था वो धार्मिक सुधार के जगह वो पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा था, या उसमें राजनीति की भावना ज़्यादा थी? तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में तो जो कैल्विनवाद था, यानी कैल्विन ने जो सुधार किया था, धर्म सुधार आंदोलन, वो धर्म से ही लिंक था। लेकिन आगे चलकर जब वो शासन करने लगता है, जब वो मध्यम वर्गीय को सहायता देता है और शासन में उसे उन मध्यम वर्गीयों के द्वारा लाभ पहुँचता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो आगे चलकर अपने बहुत सारे रेडिकल थॉट्स को भी लोगों के ऊपर मढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकल अप्रोच कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसका क्रिटिकली आप लोग एनालिसिस करिएगा कि स्टार्टिंग में तो चूँकि धार्मिक था, लेकिन आगे चलकर उसका अप्रोच जो होता है कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ फार वॉज रेनेसा साइंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर कल्चर इन यूरोप? तो जो रेनेसा में जो साइंस का उद्भव हुआ था, ये जो पुनर्जागरण कालीन साइंस था, उसने कैसे सेक्युलर कल्चर यानी धर्मनिरपेक्ष जो कल्चर था उसको जन्म दिया, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चूँकि डेवलपमेंट हुआ था, साइंस थे और भी बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था, इन सारी चीज़ों ने ओवरऑल मिलकर बहुत सारे नए आविष्कार जो हुए थे वो मिलकर एक सेक्युलर कल्चर को यूरोप में जन्म दिया था रेनेसा के द्वारा। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये एक ओवरव्यू था जस्ट क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं, सिलेबस से हैं। तो आप लोग ज़रूर से सिलेबस को फॉलो करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। जो आपकी